dear class 8th student, 8th plus NTSC plus Olympiad. We have completed a chapter that is force and pressure और अभी इस पे क्वेश्चंस और लगातार करते रहेंगे. There is the term which is known to be as dynamic study. आप किसी भी चैप्टर को किसी भी समय पढ़ते रहिए. It should be in continuity. वो होना चाहिए. सपोज मैं आपसे उठा के कह दूं लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट द प्रेशर, तो आप ये नहीं कह सकते सर अब तो मैं फ्रिक्शन पढ़ रहा हूं तो मैं प्रेशर का फॉर्मूला भूल गया हूं. तो दिस इज नॉट द स्टैटिक प्रिपरेशन, दिस इज डायनेमिक प्रिपरेशन. लोगों को समझ नहीं है. आप सीधे सीधे उठा के चैप्टर खोलिए कौन सा प्रेशर वाला, फॉर्मूला देखिए P इक्वल्स टू एफ अपॉन ए. फोर्स कैलकुलेट करना है तो F इक्वल्स टू पी ए अप्लाई कर दीजिए. प्रेशर कैलकुलेट करना है तो आप P इक्वल्स टू एफ बाय ए अप्लाई कर दीजिए. दोज आर द सिंपल थिंग्स. लेकिन ये नहीं कह सकते कि सर मैंने ये चैप्टर बहुत दिन पहले पढ़ा था तो मैं भूल गया हूं. जितने भी स्टूडेंट इस तरह की बातें करते हैं ना कि मैं ये चैप्टर भूल गया हूं और जो फ्रंट से लीड नहीं करते, ओके लेट्स ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन. चलिए सर मैं करके बताता हूं आपको. 5 मिनट दीजिए या 10 मिनट दीजिए और सर गिव मी आवर. यही तो कर सकते हैं सर. 1 घंटा दीजिए, अभी अभी उठा के सारे पेजेस को पलटता हूं और अभी क्वेश्चन करके देता हूं. तो इस तरह के जो करेजियस स्टूडेंट्स होते हैं डेफिनेटली वही विनर्स होते हैं. तो आप करेजियस हैं सबके सब. नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, दैट इज व्हाट फ्रिक्शन. फोर्सेस जब पढ़ रहे थे तब भी मैंने कई बार फ्रिक्शन का नाम लिया था, लेकिन ये कमाल का फोर्स है. इज दैट क्लियर? मैंने कुछ शानदार चीजें इसके बारे में लिखी हैं. यस, इट इज अ कॉन्टेक्ट फोर्स. यदि कांटेक्ट नहीं होगा तो फ्रिक्शन वर्कआउट नहीं करेगा. और कांटेक्ट होने के लिए एटलीस्ट 2 बॉडीज और 2 ऑब्जेक्ट्स आर रिक्वायर्ड. इज दैट क्लियर? मीन सपोज दीस 2 पेन आर इन कांटेक्ट, तो यार सिंगल पेन तो किसी के कांटेक्ट में हो नहीं सकता ना. ये यदि किसी भी चीज के कांटेक्ट में आएगा तो यस इट इज इन द कांटेक्ट ऑफ बोर्ड. यस इट इज इन द कांटेक्ट ऑफ माय हैंड. एग्रीड? तो कांटेक्ट होने के लिए मिनिमम हाउ मेनी 2 बॉडीज आर रिक्वायर्ड. सो फ्रिक्शन इज अ कांटेक्ट फोर्स. एग्रीड? एक और इंपॉर्टेंट चीज, इट इज सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर. यही चीज इसे कमाल का बनाती है. ये बहुत ब्रेनी है, दिमाग है इसमें, ऐसा फील होता है. अभी लगेगा आपको जब मैं समझाऊंगा. तो यस इट कैन एडजस्ट इटसेल्फ. ये अपने आप को एडजस्ट कर लेता है इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड वैल्यू. कभी अपनी वैल्यू 3 न्यूटन भी कर सकता है तो 10 न्यूटन भी कर सकता है, तो वापस 10 न्यूटन से कम करके 3 न्यूटन भी कर सकता है. इवन इट कैन कम टू 0 न्यूटन. और हो सकता है कभी लेफ्ट में लग रहा हो तो ये अपने डायरेक्शन को चेंज करके राइट में भी आ सकता है. इट इज हैविंग द great flexibility that it can change its value, means magnitude as well as direction. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. मैं आपको काफी डिटेल में इसे समझाने वाला हूं और क्वेश्चन आते हैं यहां से. आपको 8 तो पढ़ना ही पड़ना है, लेकिन डियर स्टूडेंट्स बहुत आगे जाना है ना, मंजिल जबरदस्त है हमारी. तो आप आगे की चीजें भी अभी करना शुरू कर दीजिएगा, मैं करा दूंगा आपको, ठीक है. एंड एक बड़ा मिसकंसेप्ट, बहुत ध्यान रखिएगा इसका, बहुत ध्यान रखिएगा, that student or so many people think that friction opposes the motion. No, friction never opposes the motion. friction कभी motion को oppose नहीं करता है. friction opposes the relative motion और tendency of motion. फ्रिक्शन किसे अपोज करता है? फ्रिक्शन अपोज करता है रिलेटिव मोशन को और टेंडेंसी ऑफ मोशन को. आप मेरी बात को समझ गए सबके सब लोग? ये बहुत आसान सी चीज है, ऐसा फील होता है, लेकिन इसे समझना पड़ता है. आसान जब है जब समझ आ जाती है. तो फ्रिक्शन नेवर अपोजेस मोशन, इट अपोजेस रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ मोशन. दोनों टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं, अभी आने वाले टाइम में मैं आपको समझाऊंगा. बट चलिए कुछ केस स्टडीज करते हैं. देखो क्या हो रहा है, किस्सा गोही जिसको कहते हैं ना, ऐसा करके देखा ऐसा हुआ, फिर ऐसा करके देखा ऐसा हुआ, एंड देन वी कंक्लूड. यही आपका एनालिटिकल ब्रेन है. और जब तक एनालिटिकल ब्रेन काम नहीं करता तब तक कुछ नहीं हो सकता, ठीक है. तो दिस इज अ फ्लोर. अब यार जैसे ही मैंने बोला फ्लोर तो बहुत सारे बच्चे तो बस ठीक है फ्लोर है, बस ये सुन के चुपचाप बैठ जाते हैं. लेकिन ये जो फ्लोर है, इस फ्लोर पे कुछ बच्चों के क्वेश्चंस आते हैं. सर इज इट अ वुडन फ्लोर? इज इट मेड ऑफ वुड? इट इज मेड ऑफ मार्बल. मार्बल में भी रफ, मतलब खुरदरा है, या मार्बल में भी यू सी दैट इट इज सिंपली द स्मूथ वन, चिकना है.
क्यों? क्योंकि ये सब चीजें बहुत मायना रखेंगी। तो दोस्त थॉटफुल स्टूडेंट्स जिनको मैं पढ़ा रहा हूं और जिनकी थॉट को मैं इग्नाइट करता रहता हूं, वो सबसे पहले पूछते हैं, सर टेल मी द मटेरियल ऑफ द फ्लोर। मुझे फ्लोर का मटेरियल बताइए सर। मुझे ये भी बताइए कि फ्लोर खुरदरा है या चिकना है, इट इज अ स्मूदर वन और इट इज गोइंग आउट टू बी एज रफ। एग्रीड? क्योंकि ये आगे चल के चीजें बड़ी बड़ी जिसे कहते हैं ना मायना रखेंगी। तो आप तैयार हो जाइए, ठीक है। एक और चीज आपने पूछी, सर इट इज अ ब्लॉक, और फिर से वही क्वेश्चन, सर किसका बना है? देन आई आंसर यू, इट इज अ आयरन ब्लॉक। बट यार ये कॉपर का भी तो हो सकता था ना। कॉपर का सिंबल क्या है? Cu। आयरन का सिंबल क्या है? Fe। तो दिस ब्लॉक कैन बी ऑफ कॉपर और दिस ब्लॉक कैन बी ऑफ सम अदर मेटल और इवन इट कैन बी ऑफ वुड। जरूरी थोड़ी मेटल का बना हुआ हो। तो मेरे पास दो चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई हैं कि सर दिस ब्लॉक इज मेड ऑफ व्हाट, एंड इसका जो सरफेस है वो कैसा है? इट इज अ स्मूदर वन और इट इज ऑल्सो द रफ वन। एग्रीड? अब आप यहां देखेंगे कि इस तरीके से आपको दिस इज सिंपली गोइंग आउट टू बी द फ्लोर और उस पर मैंने ये ब्लॉक रखा हुआ है। तो आप ये कह सकते हैं, सर दिस टॉप सरफेस एंड द फ्लोर आर नॉट इन कॉन्टेक्ट। डियर स्टूडेंट, मैंने आपको यहां ये समझाया है ना दैट इट इज अ कॉन्टेक्ट फोर्स। तो आपको ये समझना पड़ेगा दैट विच टू सरफेसेस आर इन कॉन्टेक्ट, और जो दोनों सरफेसेस कॉन्टेक्ट में हैं उनका नेचर कैसा है और उनका मटेरियल क्या है। सो वी आर बॉदर्ड अबाउट व्हाट? वी आर बॉदर्ड अबाउट द वेरी फर्स्ट थिंग, विच टू सरफेसेस आर इन कॉन्टेक्ट। तो आप कहोगे लोअर सरफेस ऑफ आयरन ब्लॉक इज इन कॉन्टेक्ट विद द फ्लोर। लोअर सरफेस ऑफ आयरन ब्लॉक इज इन कॉन्टेक्ट विद द फ्लोर। डू यू एग्री विद दैट? समझ आ गया आपको? ठीक है। और सिर्फ एक सरफेस मायना नहीं रखती है, दोनों विच आर इन कॉन्टेक्ट। एग्रीड? दोनों रफ है तो कहानी कुछ और होगी, दोनों स्मूथ है तो कहानी कुछ और होगी, और एक स्मूथ है और एक रफ है तो कहानी कुछ और होगी। और कौन सी रफ है और कौन सी स्मूथ है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप पूछोगे मटेरियल ऑफ द सर्फेसेस विच आर इन कॉन्टेक्ट, विच सरफेस इज स्मूथ, विच सरफेस इज रफ। एग्रीड? ऑल दीज विल प्ले अ बिग रोल देयर। एंड अब मैंने क्या किया, बट याद कीजिएगा सबके सब लोग कि जब भी आप किसी बॉडी को रोकना चाहते हैं, सपोज यू आर मूविंग इन अ व्हीकल, तो जो व्हीकल ड्राइवर है वो व्हीकल को रोकने के लिए ब्रेक लगाता है। सपोज द व्हीकल इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, ड्राइवर थोड़ा तेज है हमारा तो वो 80 किलोमीटर पर आवर पे चल रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। अचानक कुछ सामने देखता है, अचानक देखेगा तो जोर से ब्रेक लगाता है, और उसे पता है कि एंटिसिपेशन है कि आगे चल के ब्रेकर है, तो फिर स्मूथ ब्रेक लगाता है। लेकिन ब्रेक लगाने से एक काम जरूर हो जाता है, आपको ये फील होता है कि सर ब्रेक लगाने के बाद, मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, ब्रेक लगाने के बाद धीरे धीरे व्हीकल का स्पीड कम होता चला जाता है। मैंने ये नहीं कहा कि स्पीड कम कौन कर रहा है, बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इज दैट क्लियर इन योर माइंड? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने सिर्फ ये कहा है कि जब व्हीकल ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो स्पीडोमीटर पे निडल देखेंगे तो आप कहेंगे वो निडल नीचे आती है, स्पीड 80 to 70, 70 to 40, 40 to 20, एंड इस दौरान आपका व्हीकल ड्राइवर आपको गियर भी शिफ्ट करता हुआ नजर आता है, और अल्टीमेटली इफ दैट फेलो वांट टू स्टॉप द व्हीकल तो व्हीकल स्टॉप भी हो जाता है। ठीक है? तो यदि कोई चीज आपने रोकी है तो अभी तक जितनी समझ आपको है वो ये है दैट समथिंग is stopping that, कोई इसे रोक रहा है। Is that clear? Maybe the driver is applying a brake or something else is happening. पक्का? बस इसमें भूत प्रेत नहीं है भाई ठीक है ना? तो मैंने क्या किया, इस ब्लॉक को एक स्पीड दिया, दैट इज v, एंड दैट स्पीड इज, सपोज स्पीड को मैंने खूब पढ़ा दिया बच्चों को, बेटा यूनिट्स मैंने आपको बता रखे। स्पीड इज मेजर्ड इन 20 मीटर पर सेकंड, एंड लेट द स्पीड इज 20 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। व्हाट्स द यूनिट ऑफ द स्पीड इज मीटर पर सेकंड, और ये क्या है आपके पास में 20 मीटर पर सेकंड। एग्रीड? ब्लॉक का मास कितना है? 3 kg। ठीक है, और मुझे पता है कौन सा फ्लोर है, क्या हाल है। और जब मैंने इसे स्पीड को इंपार्ट किया तो ये ब्लॉक ट्रैवल करता है
एंड व्हाट आई एम व्यूइंग के इनिशियल लेवल पर तो इसका स्पीड काफ़ी था अच्छा 20 मीटर पर सेकंड, बट मैं देख रहा हूँ कि धीरे 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 मैंने स्पीड कितना इम्पार्ट किया, कितना स्पीड से इसको मैंने एक तरीके से आई एम थ्रोइंग इट और जस्ट कैरिंग इट अवे फ्रॉम मी, ठीक है ना, जिसको कहते हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसे दूर फेंक दिया जाए। तो स्टूडेंट कहता है ठीक है सर, लेकिन इसका स्पीड स्लोली एंड स्लोली क्या होता चला जाता है, कम होता चला जाता है, एंड अल्टीमेटली ये व्हीकल आके यहाँ पर क्या कर जाता है, स्टॉप कर जाता है और इसका स्पीड यहाँ कितना हो जाता है, 0। हियर द स्पीड विल बी व्हाट, 0, एंड इट इज मीटर पर सेकंड। So speed get reduced out, and speed get reduced out from 20 meter per second, from 20 meter per second to 0 meter per second. Agreed? अब मेरी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ तो कोई व्हीकल ड्राइवर है नहीं, यहाँ तो किसी ने ब्रेक नहीं लगाया है, तो फिर ये मेरा ब्लॉक रुका क्यों? Why it get stopped out? ये क्यों रुक गया? आ गई आपको मेरी बात समझ में? ठीक है ना? अब एक और काम करते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, इतनी शानदार चीज है। और मतलब मैंने आपको ये सब फंडामेंटल ये ठान लिया है कि 8th पे ही क्लियर कर दूंगा, ताकि अब जब आप 9th में पहुंचे, 10th में पहुंचे, तो लोगों को चौंका दें कि यार ये क्या कमाल के बच्चे हैं, इन्हें सब कुछ आता है। अब मैंने क्या किया, आई टेकन आयरन बॉल, हैवी है भाई, कितने केजी का है, 3 केजी का, तो वही आयरन बॉल है, ठीक है किसका, आयरन का। कितने केजी का, 3 केजी का, वही फ्लोर है। यदि ऊपर वुडन फ्लोर था तो नीचे भी वुडन फ्लोर है। मींस केस फर्स्ट और केस सेकंड में, केस फर्स्ट और केस सेकंड में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक डिफरेंस है, दैट हियर इट इज मेड ऑफ व्हाट, आयरन। यस, हियर इट इज मेड ऑफ व्हाट, आयरन, बट हियर इट इज अ ब्लॉक, बट हियर इट इज अ बॉल। इट इज स्फेरिकल, इट कैन बी अ क्यूब और इट कैन बी अ क्यूबॉइड। या तो ये क्यूब हो सकता है, या क्या हो सकता है, क्यूबॉइड हो सकता है ना। इट इज अ ब्लॉक, और ये क्या है आपका, इट इज अ बॉल, स्फेरिकल इन नेचर। बट यहां और यहां सिर्फ और सिर्फ इसके अलावा देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल, किसी भी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं है। डू यू एग्री विद मी? समझ गए आप मेरी बात को? व्हाट आई से कि जब मैं इसे भी कितना स्पीड देता हूं, आई एम गिविंग द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। मैंने यहां भी 20 मीटर पर सेकंड का ही स्पीड दिया, और जब मैंने यहां भी 20 मीटर पर सेकंड का ही स्पीड दिया, देन आई गेट सरप्राइज्ड कि ये जो बॉल है इसका स्पीड भी धीरे धीरे कम तो हुआ, बट इट इज ट्रैवलिंग द मोर डिस्टेंस एंड इट इज मच मोर। ब्लॉक के कंपैरिजन में ये डिस्टेंस ज्यादा नहीं, काफी ज्यादा था। तो अब फील होगा कि यार दोनों चीजें, सर यहां किसने रोका, तो यहां पर यदि आप कह रहे हैं स्टॉपिंग हो रहा है, तो स्टॉपिंग तो यहां पे भी हो रहा है, और यहां पे भी जो आपका स्टॉपिंग मीडिया है, या स्टॉपिंग के लिए जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, या वॉट एवर इट बी, कॉज जिसे कहते हैं, तो यहां स्टॉपिंग कॉज अननोन है। जैसे वहां तो ड्राइवर और ब्रेक नोन थे ना, गाड़ी पे ब्रेक लगे, किसने लगाए, ड्राइवर ने ब्रेक लगाए, तो गाड़ी का स्पीड कम हुआ। बट यहां न तो मुझे वो ऑब्जेक्ट ड्राइवर नजर आता है, न मुझे वो ब्रेक नजर आते हैं किसी भी हालत में। तो मुझे लगता है कि सर व्हाट्स द कॉज, हु इज रिस्पॉन्सिबल टू स्टॉप द बॉल एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल टू स्टॉप द ब्लॉक। सोचना पड़ेगा, और दोनों ही जगह पर एक ही आंसर आता है, एंड द आंसर इज फ्रिक्शनल फोर्स। कंफर्म? समझ आ गया? तो क्या होता है कि when two bodies are in contact, how many? At least 2, सिर्फ 2 ही नहीं, 3 बॉडीज भी कांटेक्ट में हो सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है किसी भी तरह की, बट एटलीस्ट कांटेक्ट के लिए 2 बॉडीज तो चाहिए। सो when 2 bodies are in contact and there is a motion which is known to be as रिलेटिव मोशन। अब प्रॉब्लम स्टूडेंट की यह है कि सर हम रिलेटिव मोशन को समझते नहीं हैं, हमें ये आता नहीं है, ठीक है ना। तो अब मैं तुम्हें उस रिलेटिव मोशन को ध्यान से समझाता हूं। बट यहां जितने भी आपके अनसीन कॉज नजर आ रहे थे आपको, वो कॉज क्या है,
फ्रिक्शन है, ये फोर्स है, ये कांटेक्ट फोर्स है, ये सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर है, और पता नहीं क्या क्या है। और एक और चीज कि सर बॉल दूर तक क्यों गया और आपका ब्लॉक इतनी दूर तक क्यों नहीं गया, अब उन्हें समझाता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। कॉज ऑफ द फ्रिक्शन आपको समझ आएगा, आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे सबके सब बच्चे। एंड बी वेरी केयरफुल कि क्वेश्चंस हमें समझ आने चाहिए, क्वेश्चंस हमसे होने चाहिए। इन जनरल मैं जानता हूं, समझता हूं आपकी नेचर को भी कि स्टूडेंट की टेंडेंसी क्वेश्चंस करने की नहीं होती है। अब होता क्या है, आपके अकॉर्डिंग टीचर भी चेंज हो जाते हैं, कहते हैं मरने दो यार, भाड़ में जाने दो, ये नहीं करना चाहते तो अपन ने कौन सा ठेका ले रखा है, तो वो भी आपको क्वेश्चन करना बंद करा देते हैं और आप लोग खुश हो जाते हो, लेकिन खुश होने के साथ बर्बाद भी हो जाते हैं। सो ट्राई टू डू द मैक्सिमम क्वेश्चंस, स्ट्रगल कीजिए, एटीट्यूड स्ट्रगलिंग होना चाहिए, पूछिए, कंसेप्ट सीखिए, क्वेश्चंस ही तो सिखाते हैं सब कुछ। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि फ्लोर, ये फ्लोर है, बी वेरी केयरफुल। और ये आपका आयरन ब्लॉक है, यहां बना रहा हूं एक बार, फिर काफी सारी चीजें बताएंगे आपको। एग्रीड। अब ये जो कॉन्टेक्ट सरफेस है, मैं डबल कलर में शो करता हूं यहां पे। ब्लू कलर इज ऑफ ब्लॉक, ये ब्लू कलर ब्लॉक का है, और नीचे जो रेड कलर है ये फ्लोर का है। सो दिस इज फ्लोर, दिस इज द सरफेस ऑफ द फ्लोर एंड इट इज इन कॉन्टेक्ट विद द सरफेस ऑफ द, ये कॉन्टेक्ट है। विथ whom? ब्लॉक। नाउ व्हाट यू सी कि आपके पास ये जो फ्लोर बना हुआ है, इट इज मेड ऑफ मैटर, एटम्स, मॉलिक्यूल्स। और आप जानते हैं कि एटम्स में क्या है, आपके पास में न्यूक्लियस है जिसके चारों तरफ कौन, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, न्यूक्लियस इज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, यही है ना, यही तो है। अरे भाई एटम में होता क्या है, समझाया है सब बार, आपको पता है सबके सब लोगों को। ये एटम से मिलके बने, कुछ भी बना हो, द मैटर इज मेड ऑफ एटम। मैटर चाहे वो वुड है, चाहे वो आपका इट इज आयरन, और इट विल बी ए कॉपर, और इट विल बी ए मार्बल, ये सब अल्टीमेटली एटम से मिलके बने। और एटम में आपके पास ये अच्छी तरह से मालूम है दैट देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, बहुत हैवी है, वी कॉल इट एज न्यूक्लियस। एंड फिर इस न्यूक्लियस के चारों तरफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, व्हाट वी कॉल देम एज इलेक्ट्रॉन्स, ये कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, रिवॉल्व होते रहते हैं, यही तो है ना। ठीक है, अब मैं यदि इन दो सरफेसेस को देखता हूं और आप यदि इन पर सिर्फ अपना, जिसे कहते हैं यू आर जस्ट स्लिपिंग योर हैंड, तो आपको लगेगा स्मूथ है, यू फील इट इज स्मूथ, और ये गलत भी नहीं है। बट यदि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, इज दैट क्लियर, यदि आप एक अच्छा लेंस लगाकर इन दोनों सरफेसेस को देखें तो आप मुझे कहेंगे कि ये दोनों सरफेसेस सर वैसे तो नजर नहीं आ रही थी, बट ये आपकी इस तरह की हैं और ये उबड़ खाबड़ हैं सर, फील हो रही थी, दे आर वेरी स्मूथ। जब आपने माइक्रोस्कोप लगाकर, माइक्रोस्कोप का मीनिंग है कि हम बहुत टाइनी चीज को भी देखने की कोशिश कर रहे हैं बड़े फॉर्म में, इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल कहते हैं, व्हाट वी कॉल इट एज माइक्रोस्कोपिक लेवल। मींस माइक्रोस्कोप और लेंस आपका खुद माइक्रोस्कोप ही है, आपने नाम सुन रखा है। तो मैं देखता हूं कि मेरा फ्लोर और क्या कहते हैं आपका ब्लॉक, दोनों का ही सरफेस इट सीम्स टू बी स्मूथ, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे तो वे रफ हैं और आपको ऐसा फील होता है दैट दे गेट इंटरलॉक्ड विद ईच अदर। क्या कह रहा हूं मैं आपसे, अरे यार हो जाता है ना, फंसा दिया आपने यूं करके, ठीक है ना, इस तरीके से सो मेनी टाइम्स।
कई बार देखा है आपने, दिस इज गोइंग आउट टू बी एज वन थिंग और कोई चीज इसमें आके फंस गई है यूं करके, इज दैट क्लियर? अब निकालो ये, दिस इज अ बॉडी, ये नहीं निकलेगी आपके पास। और यदि डबल है, बाय द वे यहां से भी आपने इसको ब्लॉक करिए इस तरीके से, दिस इज लाइक दिस एंड गोइंग इन दिस वे, इसको हम कहते हैं अटक जाना, व्हाट वी कॉल इट एज, इसको हम कहते हैं कि अटक गए, फंस गए, लॉक हो गए, इंटरलॉकिंग हो गई है। आजकल आप कई जगहों पे देखते हैं इंटरलॉकिंग टाइल्स होती हैं जो फंस जाती हैं आपस में। अब हुआ क्या कि आपको फील हो रहा था दैट दो सरफेसेस आर स्मूथ, दो सरफेसेस आर स्मूथ, बट रियली कितनी भी स्मूथ सरफेसेस ले लो, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इस तरह की अनइवननेस, रफनेस होगी, एंड इस रफनेस की वजह से दीज टू सरफेस गेट लॉक्ड आउट और गेट इंटरलॉक्ड, और उस इंटरलॉकिंग की वजह से देयर इज अ फोर्स विच गेट जनरेटेड आउट एंड वी कॉल दिस एज फ्रिक्शन। अब पहले बताइए कि इसको उठा के बहुत दूर रख दीजिए और मैं इसको नीचे ले आया, कांटेक्ट नहीं है, अब टू सरफेसेस ये यहां है, ये आपका क्या है, फ्लोर है, और ये आपका क्या है, ब्लॉक है, बट दीज टू आर नॉट इन कॉन्टेक्ट। तो जब कांटेक्ट में नहीं होंगे तो इंटरलॉकिंग नहीं होगी, और इंटरलॉकिंग नहीं होगी तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा। फंस गए ना, यूं करके यूं फंस गए, अब चला नहीं जा रहा है, someone is opposing, someone is opposing, is that clear in your mind? तो फ्रिक्शन कम्स आउट बिकॉज ऑफ, आपके लेवल पे 8th क्लास के लेवल पे, और इसका भी थोड़ा सा ऊपर भी ले चलूंगा, तो आपने कहा कि सर फ्रिक्शन का बेसिक कॉज क्या है? फ्रिक्शन का बेसिक कॉज है इंटरलॉकिंग ड्यू टू अनइवन सरफेसेस ऑफ द टू सरफेसेस विच आर इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। एकदम बोल गया, इट इज इंटरलॉकिंग ऑफ टू सरफेसेस, interlocking of two surfaces because of unevenness or roughness between the two surfaces which are in contact। तो जो आपके पास रफनेस है, जो अनइवननेस है, उसकी वजह से जो इंटरलॉकिंग होती है, दैट इंटरलॉकिंग जनरेट्स व्हाट, फ्रिक्शन। एग्रीड? अब ये जब ब्लॉक आगे जा रहा था, when this block was moving, is that clear? This interlocking was there and this interlocking was opposing। ध्यान से समझना, this interlocking was opposing। तो वो जो opposing force था, अब पिछले चैप्टर पे चलो आपकी फोर्स एंड प्रेशर पे, तो मैंने आपको ये समझाया था सब लोगों को कि if the body is moving in this direction, ये आपका वेलोसिटी है, और आपका ये जो फोर्स है वो वेलोसिटी की कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है। मैंने दो ही डायरेक्शन समझाई थी डियर स्टूडेंट्स आपको, कि आपके पास जो डायरेक्शंस हैं वो या तो अपोजिट है या सिमिलर हैं, और तब मैंने आपको फोर्सेस कैलकुलेट करना सिखाए थे कि जब सिमिलर होते हैं तो रिजल्टेंट फोर्स के केस में आप फोर्सेस को ऐड कर देते हो, और जब अपोजिट होते हैं तो आप सब्ट्रैक्ट करते हो, और सब्ट्रैक्ट करते समय भी ये बताया था मोर माइनस लेस। आ गई ना आपको मेरी बात समझ में? हाँ या ना में जवाब दो यार, क्लियर हो गया? तो डियर स्टूडेंट्स टेल मी, आप मुझे बहुत ध्यान से समझाएंगे कि हाँ सर ये चीज क्लियर हो गई है कि द टू सरफेसेस गेट इंटरलॉक्ड, और वो इंटरलॉकिंग क्या कर रही है, मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर रही है। तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में था, इस इंटरलॉकिंग की वजह से एक फोर्स लगा, नाम क्या है उसका, फ्रिक्शन, और ये फ्रिक्शन क्या कर रहा है, इट इज अपोजिंग व्हाट, दिस वे। ध्यान से समझना, अब ये फोर्स इस वेलोसिटी को क्या करेगा, कम करेगा, इसकी नेचर रिटार्डिंग हो गई, तो धीरे 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 आपकी स्पीड कम हो जाती है, एंड अल्टीमेटली यू गेट स्टॉप्ड आउट, एग्रीड? अच्छा अभी मुझे ये बताओ, सपोज आप इसे स्पीड नहीं देते, कुछ नहीं, तो ये इंटरलॉकिंग एज इट इज रहता, और यदि कांटेक्ट नहीं है तो इंटरलॉकिंग हो भी नहीं सकता।
तो आपका फोर्स जो है कब लगेगा, जब इंटरलॉकिंग हो, और इंटरलॉकिंग कब होगी, जब कांटेक्ट हो। बट अब आपके पास इस तरह की इंटरलॉकिंग है कौन कौन सी सरफेसेस में, वही ब्लू और रेड। रेड किसका सरफेस है, फ्लोर का, और ब्लू किसका सरफेस है आपके पास में, ब्लॉक का। इनमें इंटरलॉकिंग है। बट मास m इज नॉट मूविंग। मास m को मैंने मूव नहीं करवाया है, कोई स्पीड इंपार्ट नहीं की है, कोई वेलोसिटी नहीं दिया है। तो अब मुझे बताओ ये फोर्स अपोजिशन किसका करेगा, इंटरलॉक्ड है ना, बैठे हुए हैं, स्टेबल कंडीशन है, दो चीजें इंटरलॉक होकर रखी हुई हैं, नो प्रॉब्लम। अब यार यदि आप अपर बॉडी को या लोअर बॉडी को किसी को भी जब मूव करवाना चाहेंगे, तब ये इंटरलॉकिंग उस मूवमेंट का अपोज करेगी ना। इज दैट क्लियर? तो पहले तो देखिए कि अब बहुत ध्यान से देखिएगा ताकि ये चीज वर्ड रिलेटिव क्लियर हो जाए। बट उससे पहले इफ आई से टू यू दैट नो इनिशियल स्पीड इज गिवन, नो मूवमेंट, माई ब्लॉक इज नॉट मूविंग, वी नहीं है, तो वी नहीं है तो एफ इसका अपोज करने के लिए भी नहीं है। इज दैट क्लियर? तो इफ द टू बॉडीज विच आर इन कॉन्टेक्ट, द टू बॉडीज विच आर इन कॉन्टेक्ट, these two are stationary, then there is no frictional force which is working. कोई फ्रिक्शनल फोर्स वर्कआउट नहीं करता है। अब रिलेटिव मोशन को समझाता हूं आपको, बहुत जल्दी समझ जाओगे तुम सब लोग। बहुत ढंग से समझना है ताकि आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं हो आपको। रेड कलर में बना रहा हूं। रेड कलर का मतलब फ्लोर, एंड ब्लू कलर का मतलब है दैट इज ब्लॉक। सो ब्लॉक एंड अ फ्लोर। ये मैंने क्या शो की हैं, दीज आर एटम्स और मॉलिक्यूल्स, मे बी एटम्स और मे बी मॉलिक्यूल्स, किसके, फ्लोर के, और ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं किसके, ब्लॉक के। एग्रीड? ध्यान से देखना, दैट दीज टू आर फेसिंग ईच अदर, दीज टू आर फेसिंग ईच अदर, दीज टू आर फेसिंग ईच अदर, तो ये आमने सामने बैठे हुए हैं। अब आपने कहा फ्लोर तो वहीं रहेगा, लेकिन आप ब्लॉक को ट्रेवल करवाते हो, तो ब्लॉक को जब ट्रेवल करवाते हो, जब ये ब्लॉक आगे खिसकता है, तो आप मुझे कहोगे कि दिस एटम और मॉलिक्यूल विल कम ओवर हियर, दिस एटम और मॉलिक्यूल विल कम ओवर हियर, दिस एटम और मॉलिक्यूल विल कम ओवर हियर। अब मुझे बताइए कि क्या आपके फ्लोर और ब्लॉक के मॉलिक्यूल्स या एटम्स, भाई या तो आपकी बॉडी मॉलिक्यूल की बनी हुई है, ऑक्सीजन इज अ मॉलिक्यूल, वुड के मॉलिक्यूल होते हैं, इज दैट क्लियर? बट आयरन होगा तो उसमें एटम्स हैं, मॉलिक्यूलर आयरन नहीं है। समझते हैं आप इतना सब लोग? तो अब स्टूडेंट ने कहा सर पहले तो ये इन फ्रंट ऑफ ईच अदर थे, लेकिन अब ये इनसे दूर चले गए, मीन्स that atom or that particle get shifted with respect to this one, with respect, जैसे कहते हैं ना कई बार हम that earlier we both are at this position, पहले हम दोनों यहाँ थे, फिर मैं उठ के यहाँ आ गया और ये भी उठ के यहाँ आ गया, फिर मैं नीचे चला गया तो ये भी नीचे आ गया। तो आप मुझे क्या कहोगे, that we are just facing each other, हम एक दूसरे के आमने सामने हैं, हमारी पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर नहीं बदल रही है। बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ध्यान से समझना। सपोज आई एम फ्लाइंग फ्रॉम जयपुर टू नागपुर, तो जब मैंने मेरी सीट ऑक्यूपाई की प्लेन में,
तो मेरी बगल में भी कोई व्यक्ति बैठे हुए थे एंड वी वर एट जयपुर, तो हम क्या कहेंगे, दैट फेलो इज सिटिंग बिसाइड मी, ये आदमी मेरी बगल में बैठा है। अब ध्यान से देखिएगा कि हमारा प्लेन उड़ चला है और नागपुर की तरफ आगे बढ़ रहा है। अब यदि जो एयरपोर्ट पे मुझे लोग छोड़ने आएंगे वो तो ये कहेंगे कि जस्ट आई लेफ्ट जयपुर, इज दैट क्लियर? में तो मैं दूर चला गया। लेकिन यदि जो मेरे बिसाइड में, मेरी सीट की बगल में जो व्यक्ति बैठा है, वो चाहे मैं फ्लाई कर रहा हूं और फ्लाई करता हुआ नागपुर पहुंचने वाला हूं या जयपुर से अभी उड़ा हूं, मैं यही कहूंगा ना कि यार 1 बजे जब मैं उड़ रहा था, मैंने उड़ना शुरू किया था, फ्लाइंग शुरू हुआ था, तब भी दैट फेलो वाज बिसाइड मी। 1 बजे भी, 1:30 बजे भी, पूरे 2 घंटे की फ्लाइट में ये मेरी बगल में ही बैठा रहा। तो विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, मीन कंपैरेटिवली हम दोनों ने कहीं मूव किया नहीं। वो कहेगा आप भी मेरी बगल में बैठे हुए यार, मैं भी आपकी बगल में ही बैठा हुआ हूं। तो ये चीज क्या कहलाते हैं, रिलेटिव। लेकिन अब बताइए दैट अभी हम वी आर एट जयपुर एयरपोर्ट एंड यहां लोग अर्थ पे हैं एंड देयर इज गोइंग टू बी एज हियर इट इज अ नागपुर एयरपोर्ट। तो इसके ये जो अर्थ पर लोग हैं उनके रेस्पेक्ट में तो पहले हम यहां थे, अब हम चलकर यहां से यहां पहुंच गए ना, तो ये तो कहेंगे यू आर मूविंग। लेकिन हम आपस में क्या बोलेंगे, अरे यार कहां मूव कर रहे हैं, तुम भी बैठे हो और मैं भी बैठा हूं। तो दैट्स नोन टू बी एज रिलेटिव मोशन। सपोज आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आएगा कि यदि मैं कहूं कि ये सारा फ्लोर, जैसे हमने कहा कि भाई सपोज हमारे पास जो फ्लोर है ना वो इस तरह का है विच इज अ मूवेबल वन, एग्रीड? तो फ्लोर का यदि ये मॉलिक्यूल भी यहां से शिफ्ट होके यहां पहुंच जाए, ये यहां पहुंच जाए, ये यहां पहुंच जाए, बिकॉज बोथ द बॉडीज आर मूविंग नाउ। जैसे मैं आपको बताऊं दैट दिस इज गोइंग आउट टू बी एज अ बॉडी एंड दिस इज अनदर बॉडी, और ये दोनों ही ट्रेवल कर रही हैं। ये कांटेक्ट है, यहां कांटेक्ट है और ये इधर जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब पहले दिस मॉलिक्यूल और एटम तो ये कहेगा दिस मॉलिक्यूल वाज फेसिंग मी, ये सब आमने सामने थे। लेकिन अब ये यहां से चल के यहां पहुंच गए, तो ब्लॉक इज मूविंग, क्योंकि ब्लॉक के मॉलिक्यूल शिफ्ट हुए। अब आप कहोगे फ्लोर इज ऑल्सो मूविंग, क्यों? क्योंकि फ्लोर के मॉलिक्यूल यहां से यहां तक शिफ्ट हुए। लेकिन अब यदि कोई कहेगा कि सर क्या आप ये पूछोगे इन दोनों से, क्या ये पहले भी आमने सामने थे, इन फ्रंट ऑफ ईच अदर? हाँ, अब भी ये आमने सामने हैं, यस, इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। तो मैं कहूंगा कि देयर इज नो रिलेटिव मोशन, कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। पहले दोनों यहां थे, अब दोनों यहां आ गए, देयर इज नो रिलेटिव मोशन। लेकिन ये चल के यहां आ जाएं और ये ना चल पाए, ये यहीं रहें, तो आप कहोगे ना कि सर इनकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर बदल रही है। यस, इट इज अ रिलेटिव मोशन। इज दैट क्लियर? तो मेरा जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये अपोजिशन किसका करता है? ये अपोजिशन रिलेटिव मोशन का करता है। फ्लोर तो यही है, लेकिन क्या बढ़ गया, इसके जो ब्लॉक था वो आगे बढ़ गया, तो फ्लोर मॉलिक्यूल्स तो वहीं रह गए, लेकिन ब्लॉक के मॉलिक्यूल्स आगे बढ़े, उनके बीच में रिलेटिव मोशन जनरेट हुआ। तो जब भी रिलेटिव मोशन जनरेट होगा देन देयर विल बी ए फ्रिक्शन। यदि रिलेटिव मोशन जनरेट नहीं होगा देयर इज नो फ्रिक्शन एट ऑल। ठीक है, अच्छा एक बात क्लियर हो गई कि ये फोर्स कौन सा है? कांटेक्ट का। ठीक है, और कांटेक्ट होते ही क्या होता है? अनइवननेस, रफनेस क्या क्रिएट करती है? इंटरलॉकिंग, और इंटरलॉकिंग की वजह से क्या डेवलप हो जाता है? फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप हो जाता है। एग्रीड? समझ आ गया? तो कॉज क्या है? कॉज इज इंटरलॉकिंग, कॉज इज रफनेस। रफनेस ऑफ whom? रफनेस ऑफ द टू सर्फेसेस विच आर इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। शाबाश, वेरी गुड, ये सब समझ आ गया आपको। तो चलिए अब शानदार चीजें पढ़ लेते हैं, और आप सब लोग शार्प हो तो पहले मैं कंसेप्ट समझा देता हूं। कंसेप्ट,
वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर इज अ ब्लॉक, मास इज m, a force is working on it, that is F1, a force is working on it, that is F2। पढ़ा है सबने, मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, So these two forces are in opposite direction। Forces are in opposite direction। This is F1 and this is F2। अब आप पहले ये पता करोगे कि सर who is greater। Suppose this is 10 Newton and this is 8 Newton। आपको मैंने पढ़ा रखा है कि फोर्स को हम किस में मेजर करते हैं, न्यूटन में। विच सिस्टम, SI सिस्टम, मैंने बताया है आप सब लोगों को ये। चलिए अब मैंने कहा रिजल्टेंट कितना आएगा, तो आपने कहा था सर रिजल्टेंट विल बी FR एंड इट विल बी F1 minus F2, more minus less, because F1 is greater than F2। कितना हो जाएगा, 10 minus 8, 2 न्यूटन। तो अब मैं कहूंगा कि इस बॉडी पर एक रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है। मास कितना है इस बॉडी का, m, और इस पर एक रिजल्टेंट फोर्स लगा है Fr, and this resultant force is equals to how many newtons, 2 newtons। अब ये रिजल्टेंट फोर्स बिकॉज ऑफ इम्बैलेंस है ना, ध्यान से समझना, मजा आ जाएगा आपको। यदि ये भी अभी 2 न्यूटन सॉरी 10 न्यूटन होता तो आप क्या करते, 10 minus 10 करते तो कितना आता, जल्दी बताओ। 10 minus 10 करते 0 न्यूटन आता, और 0 न्यूटन आते ही आप क्या कहते कि सर देयर इज नो फोर्स, बॉडी पर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा। इसका मतलब इस 10 न्यूटन ने, इस F1 ने इस F2 को, इस 10 न्यूटन को बैलेंस कर दिया। तो जब भी F1 इज इक्वल्स टू F2 होगा, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, F1 इक्वल्स टू F2 होगा, सेम मैग्नीट्यूड। ये चीज जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू ये मैग्नीट्यूड कहलाती है। क्या कहलाती है, मैग्नीट्यूड। आ रही है आपको मेरी बात समझ में, इसे मैग्नीट्यूड कहते हैं। क्लियर हो गया सबको। तो बच्चे ने कहा ठीक है सर, इस समय तो बैलेंस कर लिया, लेकिन ओरिजिनली यदि कोई कहे कि ये था कितना, 8 न्यूटन था, तो अब क्या F1 F2 क्या एक दूसरे को बैलेंस कर पाएंगे? नो, संभव ही नहीं है। तो रिजल्टेंट फोर्स कितना, 2 न्यूटन। आपने कहा ठीक है सर, ये चीज आपने खूब करवाई है, हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं इस पर, यू नो इट, आप सबको मालूम है। कई सारे न्यूमेरिकल्स मैंने करवाए थे और ये बताया था आप सब लोगों को कि जब भी सेम डायरेक्शन में फोर्स लगते हैं वो ऐड होते हैं, और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगते हैं तो वो सब्ट्रैक्ट होते हैं, तब रिजल्टेंट आता है। अब ये बॉडी क्या कहती है कि मेरे ऊपर एक फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन, एंड दिस 2 न्यूटन विल बी रिस्पॉन्सिबल टू मूव इट। ये पहले क्या थी, स्टेशनरी, STATIONARY। अब क्या हो गई है, FR की वजह से इट विल बी मूविंग। इस रिजल्टेंट फोर्स ने इस बॉडी को स्टेशनरी से कौन सी कंडीशन में ले आया, मूविंग में। बट सपोज ये भी आपका 10 न्यूटन ही होता, पक्का, तो यहां क्या करते आप 10, और यहां क्या आता आपका 0, और आप जैसे ही यहां 0 न्यूटन लिखते तो क्या कोई रिजल्टेंट फोर्स काम करता? तो मैं कहता नो रिजल्टेंट फोर्स। तो अब आप कहते कि सर इस बॉडी को स्टेशनरी से मूविंग कंडीशन में ले जाने वाला कोई फोर्स नहीं है, और ये स्टेशनरी ही रहती। बस ये छोटा सा कंसेप्ट है, ये आपको समझ आ गया तो मजा आ गया, बस क्लियर। चलिए अब बताता हूं मैं कि क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। और अब आपको समझ आने वाला है कि ये कितना खतरनाक फोर्स है आपका फ्रिक्शन। फ्लोर,
समझिएगा, ठीक है ना? मजा आ रहा है? अरे वाह यार। दिस इज फ्लोर एंड दिस इज अ ब्लॉक एंड इट्स मास इज m। इसका मास कितना है आपके पास में? m है। डू यू एग्री विद दैट? बहुत साधारण सी चीज है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, लेट m इज 3 kg, वैल्यूज लेते चलो। मैंने इस पे एक फोर्स लगाया एंड दिस फोर्स इज 3 न्यूटन। ठीक है। अब मुझे लगता है कि सर इस ब्लॉक पे एक ही तो फोर्स लग रहा है और इस फोर्स की वजह से ये ब्लॉक अपनी स्टेशनरी कंडीशन को छोड़ के मूविंग कंडीशन में आ जाना चाहिए, ट्रैवल करना चाहिए। एंड यू आर थिंकिंग वेरी करेक्ट। आप सब लोग बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। यू ऑल आर थिंकिंग वेरी करेक्ट, बहुत ही बढ़िया सोच रहे हैं आप। लेकिन मैं क्या देखता हूं कि ये ब्लॉक मूव नहीं हो रहा। व्हाट आई एम व्यूइंग कि ये ब्लॉक मूव नहीं होता है। मुझे लगेगा यार समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। भाई ये 3 न्यूटन था, इसको कोई बैलेंस तो कर नहीं रहा, कोई इसको अपोज तो नहीं कर रहा। तो इस समय फोर्स कितना लग रहा है बॉडी पे? एक ही फोर्स है, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा? एक ही तो है। तो क्या तो इसका सम करना और क्या सब्ट्रैक्ट करना, बिकॉज ओनली वन। तो आप कहोगे सर रिजल्टेंट फोर्स कितना है? सर रिजल्टेंट फोर्स Fr itself is equals to 3 न्यूटन। एग्री? आपको बात समझ आ गई? तो सर ये तो ट्रैवल करना चाहिए था, बिल्कुल करना चाहिए था, और नहीं कर रहा है। तो अब हम सब लोग सिर पकड़ के बैठ गए। इतने में एक स्टूडेंट कहता है कि सर ये 2 सरफेसेस आर इन कांटेक्ट। आई से यस। और सर ये कितने भी इवन कर लीजिए, कितने भी स्मूथ कर लीजिए, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर तो ये क्या है? रफ है, अनइवन है, देयर इज अ इंटरलॉकिंग। आई से यस। एंड बिकॉज ऑफ दैट इंटरलॉकिंग देयर इज अ फ्रिक्शन। आई से यस। यही तो सीखा ना अभी तक। और ये फ्रिक्शन क्या कर रहा है, इसकी डायरेक्शन को चेक करो। तो ये हमेशा जो सरफेसेस कांटेक्ट में होती है ना, उनके अलोंग लगता है, अलोंग द सरफेस विच आर इन कांटेक्ट। तो मैं क्या देखता हूं कि ये 2 सरफेसेस आर इन कांटेक्ट। ये मैंने नीचे आपको बताया था कि ये रेड लाइन तो किसकी है? फ्लोर की। और ब्लू लाइन किसकी है? आपके ब्लॉक की। ये दोनों कांटेक्ट में भी हैं। तो ये जो कांटेक्ट सरफेसेस हैं, इन्हीं के अलोंग आपका फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। और ये फ्रिक्शनल फोर्स आपकी टेंडेंसी ऑफ मोशन या रिलेटिव मोशन को, अब फ्लोर तो यही है बेचारा, फ्लोर तो यही है। अच्छा, आपकी ये बॉडी ट्रैवल किधर करना चाह रही है? टेंडेंसी ऑफ मोशन किधर है इसकी? इस डायरेक्शन में। मोशन नहीं कह रहा हूं, either I call it as relative motion or tendency of motion। ये ब्लॉक इस मास को छोड़कर, रिलेटिवली फ्लोर को छोड़कर, आपका ये जो ब्लॉक है ये इस फ्लोर को छोड़कर आगे जाना चाहता है ना। यस, रिलेटिव, फ्लोर वहीं रह गया, ब्लॉक आगे जाना चाहता है। यस, इट इज अ रिलेटिव मोशन। और फ्रिक्शन आपके किसका अपोज करता है? रिलेटिव मोशन का या टेंडेंसी ऑफ मोशन का। इससे पूछो ब्लॉक से किधर जाना चाहते हो, तो ये कहता है राइटवर्ड्स। अब आपका फ्रिक्शन इसका अपोज करता है और ये अपोजिशन आपको मैं शो करके बताता हूं। और इस बॉडी पे ये लगा और यहां शो कर रहा हूं। अब मैंने मास m को देखा, देयर इज अ फोर्स ऑफ 3 न्यूटन। और ये जो आपकी सरफेसेस इन कांटेक्ट है ना, इन्हीं के अलोंग। तो व्हाट आई सी कि एक फोर्स लग रहा था एंड इसको मैंने बाय द वे मेजर कर लिया एंड दिस फोर्स इज इक्वल्स टू हाउ मेनी न्यूटन्स? 3 न्यूटन। अब मेरे समझ आया, अरे यार बॉस, ये 3 न्यूटन और 3 न्यूटन बैलेंस कर लेंगे, रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा? Fr इज इक्वल्स टू F1 माइनस F2। क्यों? क्योंकि अपोजिट हैं। एग्रीड? अच्छा, पहले कौन सा फोर्स है? इस फोर्स ने जब इस मास को क्या करने की कोशिश की? मूव करवाने की कोशिश की, डिस्प्लेस करने की कोशिश की, रिलेटिव टू फ्लोर आगे ले जाने की कोशिश की।
मूव करवाने की कोशिश की, डिस्प्लेस करने की कोशिश की, फ्लोर के रिलेटिवली इसको आगे ले जाने की कोशिश की, तब ये 3 न्यूटन प्रोड्यूस हुआ। ये कॉज है, ये इफेक्ट है, ये कॉज है और ये इफेक्ट है। और आपने कहा सर इस समय कितना होना चाहिए रिजल्टेंट, 3 न्यूटन माइनस 3 न्यूटन एंड इट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 0। सर कोई रिजल्टेंट फोर्स नहीं है, तो इस स्टेशनरी बॉडी को कौन आगे ले जाएगा, कोई नहीं, तो बॉडी क्या रहेगी, स्टेशनरी। अब खोपड़ी में घुस गया मेरे कि यार ये जो 3 न्यूटन था ना फ्रिक्शन फोर्स, ये मैं इमेजिन नहीं कर पाया था, मैं इसे समझ नहीं पाया था, बट अब तो समझ गया। बॉडी स्टेशनरी थी, इस फोर्स की वजह से, ये कॉज है, इसकी वजह से इमीडिएटली ये क्या हो गया, डेवलप हो गया। इसने रिलेटिव मोशन का या टेंडेंसी ऑफ मोशन का अपोज किया और ये अप्लाइड फोर्स है। इसको मैं कह सकता हूं यहां पे फोर्स अप्लाइड। और ये फोर्स कौन सा है आपके पास में, दिस इज फ्रिक्शन। एंड दीज टू आर जस्ट बैलेंसिंग, लड़ाई कर रहे हैं, टग ऑफ वॉर चल रहा है। अब मैंने क्या किया, चालाकी की, मैंने इसको बढ़ा के 3 न्यूटन की जगह पे 5 न्यूटन कर दिया। मजा आ गया मुझे लगा कि अब तो 5 माइनस 3 2 न्यूटन का रिजल्टेंट फोर्स है, तो 2 न्यूटन की वजह से ये इधर जाएगा। समझना, खुश हो गया मैं कि भाई फ्रिक्शन फोर्स कितना है, 3 न्यूटन। अब मैंने फोर्स बढ़ा के कितना कर दिया, अप्लाइड फोर्स 5 न्यूटन। रिजल्टेंट कितना आएगा, F1 माइनस F2, तो 5 माइनस 3 दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 2 न्यूटन। हाँ या ना, पूरा अच्छा, शाबाश, वेरी गुड। अब मैं पूछूं उससे पहले ही तुम कह देते हो समझ आ रहा है। चलिए, तो अब मुझे बताओ कि आपकी बॉडी ट्रेवल करनी चाहिए? हाँ करनी चाहिए, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि ये मेरी बॉडी ट्रेवल नहीं करती है। पर अब मैं समझदार हो गया, सर ये फ्रिक्शन बहुत चालाक है, ये सेल्फ एडजस्टिंग है। इसने भी अपने आप को कितना कर लिया, 5 न्यूटन। तो अब बताओ 5 न्यूटन और 5 न्यूटन कितना हो गया वापस, 0। कोई रिजल्टेंट नहीं है, तो स्टेशनरी बॉडी को कहीं से भी मूव करवाने के लिए देयर इज नो फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल। डू यू एग्री विद दैट? हाँ या ना में जवाब दो। क्लियर हो गया? तो जब मैं इन सब चीज़ों को समझा तब मुझे लगा यार ऐसा करता हूँ, इसको 8 न्यूटन कर देता हूँ। कुछ नहीं हुआ क्योंकि ये भी कितना हो गया, मैंने चालाकी की। पहले तो बताओ, जब ये 2 न्यूटन था तो ये कितना था, 2 न्यूटन। 3 न्यूटन था तो 3 न्यूटन, 4 था तो 4। मीन्स अप्लाइड फोर्स अप्लाइड और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जैसे जैसे आपका अप्लाइड फोर्स बढ़ता है वैसे के वैसे ही आपका फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ता चला जाता है। Means friction force is capable to increase its value according to the applied force। अब मैंने बहुत जल्दी से चालाकी की, मैंने इस 8 न्यूटन को सडनली रिड्यूस करके 1 न्यूटन कर दिया। इतना जल्दी कम किया, इतना जल्दी हद नहीं, बहुत तेज हूं मैं, बहुत शार्प हूं। सो 8 न्यूटन की जगह कितना कर दिया, 1 न्यूटन। और अब मैं खुश हो गया कि फ्रिक्शन तो 8 न्यूटन, मैंने कितना लगाया, 1 न्यूटन। तो अब आपका रिजल्टेंट किधर लगेगा, 8 माइनस 1 7 न्यूटन। और मेरी बॉडी किधर चली जाएगी, 8 माइनस 1 दैट इज 7 न्यूटन। और रिजल्टेंट किधर, F1 माइनस F2, मोर माइनस लेस। तो इधर की तरफ आपका रिजल्टेंट कितना, FR, और कितने न्यूटन, 7। 8 न्यूटन क्या था, फ्रिक्शन फोर्स। आपका ये फोर्स कितना था, 8 न्यूटन, लेकिन आपने कम कर दिया ना अचानक। बट मैं देखता हूं मेरी बॉडी इधर नहीं जा रही। अरे यार तुम ही चालाक नहीं हो, फ्रिक्शन फोर्स भी चालाक है, उसने भी अपने आप को क्या कर दिया, 1 न्यूटन। इसका मतलब आप अप्लाइड फोर्स को बढ़ाते हो तो फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ जाता है, आप अप्लाइड फोर्स को कम करते हो तो फ्रिक्शन फोर्स भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है।
किसी ने कहा चलो यार एक काम करते हैं, इधर की तरफ नहीं लगाते फोर्स, फ्रिक्शन इधर ही तो लग रहा था ना, इधर की तरफ लगाते हैं एक फोर्स एंड लेट इट इज 3 न्यूटन अप्लाइड फोर्स। अब बच्चे को लगा यार एफ इधर लग रहा है, फ्रिक्शन भी तो इधर ही लग रहा है, तो अब तो बॉडी इधर चलनी चाहिए। बट आपकी प्रॉब्लम है ये तो आपने 3 न्यूटन लगाया, जैसे ही 3 न्यूटन लगाया फ्रिक्शन ने अपनी डायरेक्शन चेंज की और इधर लगने लगा एंड इट विल बी व्हाट 3 न्यूटन। अब ये कितना 3 न्यूटन, ये 3 न्यूटन, वापस बोलो कि 3 माइनस 3 कितना हुआ आपके पास में, सो 3 न्यूटन माइनस 3 न्यूटन इट विल बी इक्वल्स टू 0 न्यूटन। फ्रिक्शन ने अपनी डायरेक्शन को फिर से क्या कर लिया, चेंज कर लिया। मीन ये हमेशा एडजस्ट कर सकता है मैग्नीट्यूड को भी और डायरेक्शन को भी। पक्का, बहुत शार्प है। यदि अप्लाइड फोर्स बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा, अप्लाइड फोर्स कम करोगे ये कम हो जाएगा, अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन चेंज करोगे ये भी अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेगा। मीन्स फ्रिक्शन कैन चेंज इट्स डायरेक्शन, इट्स मैग्नीट्यूड, इट कैन बी इंक्रीज्ड, इट कैन बी डिक्रीज्ड। अब समझिएगा, क्योंकि ये लास्ट पॉइंट है, ताकि मैं आपको ये समझा दूं कि कहां से लेके बॉडी का मोशन शुरू होता है। ब्लॉक मास m, ठीक है, एक वर्ड यूज कर रहा हूं F और नीचे लिख रहा हूं मैक्सिमम। इसका नाम है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, और इसकी वैल्यू को मैं लिख रहा हूं आपके सामने। सपोज इट इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन। F मैक्सिमम मीन्स ये फ्लोर है, और ये ब्लॉक है। एक एक वर्ड पे ध्यान दीजिएगा सब बच्चे। दिस इज फ्लोर एंड दिस इज ब्लॉक। सो फॉर दिस ब्लॉक एंड फ्लोर, फॉर दिस ब्लॉक एंड फ्लोर, ब्लॉक किस मटेरियल का है, फ्लोर किस मटेरियल का है, स्मूथनेस कितनी है, रफनेस कितनी है, इन सब के अकॉर्डिंग इस ब्लॉक के लिए, इस ब्लॉक के लिए और इस फ्लोर के लिए ये F मैक्सिमम कितना है, 10 न्यूटन। रिपीट कर रहा हूं, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, 10 न्यूटन। किसके लिए, फॉर दिस ब्लॉक एंड फॉर दिस फ्लोर, फॉर दिस पेयर, ये पे इस पेयर के लिए। एग्रीड। इसका मीनिंग समझो, इसका मीनिंग है कि आपका फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू 0 न्यूटन से 10 न्यूटन के बीच में पॉसिबल है। इसका मीनिंग समझना, इसका जब 10 न्यूटन लिखते हो ना, तब इसका मीनिंग, एक भी चीज एनसीईआरटी में नहीं है बेटा आपके ये, और कुछ भी समझ नहीं आता, बच्चा बेवकूफ की तरह होमवर्क और क्लास वर्क की कॉपी बनाता है और उसको सिर्फ और सिर्फ स्कूल के मार्क्स मिलते रहते हैं, हर जगह पे फेलियर मिलते हैं, क्योंकि नथिंग इज गिवन, कुछ दे नहीं रखा तो समझ भी नहीं आता, सीधी सी बात है। बट आपको ये कहा कि F मैक्सिमम को क्या कहा जाता है, जल्दी बोलो, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। और इसकी वैल्यू कितनी थी, एग्जाम्पल से समझा रहा हूं आपको, 10 न्यूटन। तो इस 10 न्यूटन का मतलब है कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स, इज दैट क्लियर, फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा, स्टैटिक, कितने से कितना हो सकता है,
0 न्यूटन से 10 न्यूटन के बीच में कुछ भी हो सकता है, समझिएगा। अब आपने यहां फोर्स लगाया 8 न्यूटन अप्लाइड, तो फ्रिक्शन भी कितना, 8 न्यूटन कॉन्टेक्ट सरफेस पे लगता है, कॉन्टेक्ट सरफेस पे लगता है और टेंडेंसी ऑफ मोशन का अपोज करता है, टेंडेंसी ऑफ मोशन का अपोज करता है, रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। ये 8 न्यूटन किधर ले जाना चाहता है, इस तरफ, तो ये जो टेंडेंसी है इधर जाने की, ये फ्रिक्शन इसका अपोज करता है। और कहां लगता है, जहां दोनों सरफेसेस कांटेक्ट में है, वेयर द टू सरफेसेस आर इन कांटेक्ट, और उस कांटेक्ट सरफेस के अलोंग ही, उसी डायरेक्शन में, इस कांटेक्ट सरफेस। लेकिन अपोज किसको करता है, टेंडेंसी ऑफ मोशन को। तुम इसे इधर ले जाओगे, ओके, मैं इसका अपोज करूंगा, तब 8 न्यूटन माइनस 8 न्यूटन कितना, 0। आपने उठा के कहा सपोज इट इज 6 न्यूटन, तो ये भी कितना है, 6 न्यूटन। आपने कहा ये 1 न्यूटन, ये भी 1 न्यूटन, हर बार रिजल्टेंट कितना, 0। तो जब आपके पास अप्लाइड फोर्स की वैल्यू वेरी करती है, बढ़ती है, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ता गया। अब मैंने इसे कर दिया 10 न्यूटन, अप्लाइड फोर्स कितना कर दिया मैंने, 10 न्यूटन, एग्रीड, कितना कर दिया, 10 न्यूटन। तो फ्रिक्शनल फोर्स भी कितना हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑल्सो इक्वल्स टू 10 न्यूटन्स। यहां तक समझ आ गया, अप्लाइड फोर्स एंड इट इज अ फ्रिक्शनल फोर्स, कितने हो गए दोनों। अब आपका रिजल्टेंट कितना, 10 माइनस 10, 0, कुछ नहीं हो रहा है, स्टेशनरी। अभी तक बॉडी स्टेशनरी है, दिस बॉडी, दिस ब्लॉक इज नॉट ट्रेवलिंग। अब यदि मैं इसे उठा के 10 न्यूटन से ज्यादा कर दूं, लेट इट इज 10.8 न्यूटन, 10.5 न्यूटन, 10.1 न्यूटन, 11 न्यूटन, 12 न्यूटन, जो भी कुछ है, इट इज अप्लाइड फोर्स F इज मोर देन 10 न्यूटन। कितना कर दिया, मोर देन, लेट इट इज 30 न्यूटन। अब बेचारा ये एडजस्ट नहीं कर पाता है, इसकी लिमिट है। समझ आया होगा तुमको अब, हाँ, बहुत बढ़िया। तो आपका इस ब्लॉक और इस फ्लोर के लिए आपके पास एक चीज कंफर्म हो गई, आपने डिफाइन किया किसको, एफ मैक्सिमम को। और एफ मैक्सिमम को क्या कहते हैं आप, इट इज नोन एज मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। और ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कितना है इस समय, जल्दी बोलिए, दैट मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज 10 न्यूटन, एग्रीड। इसका मतलब ये है कि आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कहां से कहां तक वेरी करेगा, 0 से 10 तक। तो आपके पास जब ये 0 था तो ये कितना था, 0, ये 0 तो ये भी 0, ये 1 तो ये भी 1, ये 2 तो ये भी 2, ये 3 तो ये भी 3। लेकिन ये कब तक बढ़ या घट सकता है, तो ये कहता है सर मैं 10 न्यूटन तक जा सकता हूं, मिनिमम 0 और मैक्सिमम कितना, मिनिमम 0 और मैक्सिमम कितना, 10 न्यूटन। अब आपने इधर कितना लगा दिया, 13 न्यूटन। अब बताइए रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा, तो आप कहोगे 13 माइनस 10 दैट इज 3 न्यूटन। तो रिजल्टेंट फोर्स कितना लगेगा अब इस बॉडी पे, तो आप कहोगे सर इट इज सिंपली 3 न्यूटन। और मैं क्या देखता हूं कि ये रिजल्टेंट फोर्स इस बॉडी को स्टेशनरी कंडीशन से किधर ले आता है, मूविंग कंडीशन में ले आता है। पक्का? अच्छा मुझे बताओ इधर अपोजिशन कितना हो सकता है, एक ही बार में समझ आ जाएगा। इधर अपोजिशन कितना हो सकता है, वेरी गुड सर, मैक्सिमम अप टू 10 न्यूटन। तो जब तक आप अप्लाइड फोर्स की वैल्यू 10 न्यूटन से ज़्यादा नहीं करोगे तब तक आपकी बॉडी ट्रेवल नहीं करेगी, तब तक आपकी बॉडी स्टेशनरी कंडीशन से मूविंग कंडीशन में नहीं आएगी। एग्रीड? समझ आ गई बात आपको, क्लियर हो गया? सपोज मैं कहूं आपके पास में आई अप्लाइड अ फोर्स 15 न्यूटन, 15 न्यूटन अप्लाई किया, तो
तो इधर बताइए कि फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा होगा? बोलो, मैक्सिमम कितना लग सकता है, जल्दी बताओ। अप्लाइड फोर्स F किससे ग्रेटर है? आपके F मैक्सिमम से ग्रेटर है ना? तो आप कहोगे सर ये मैक्सिमम कितना, तो इधर कितना 10 न्यूटन, इधर कितना लगा 15 न्यूटन, रिजल्टेंट कितना 15 माइनस 10, तो FR विल बी इक्वल्स टू, बॉडी ट्रेवल करेगी। सपोज ये उठा के आपने लगाया ओनली 3 न्यूटन, तो अप्लाइड फोर्स इज लेस देन F मैक्सिम। सिर्फ 3 तो लगा, तो ये अपने आप को एडजस्ट कर सकता है कहां से कहां तक, 3 न्यूटन। रिजल्टेंट फोर्स 0, बॉडी विल नॉट मूव। अच्छा, सपोज कोई कहता है लेट इट इज 4 न्यूटन मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स फॉर दिस ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M, दिस न्यू फ्लोर, पता नहीं कौन सा फ्लोर है ये, एंड इस ब्लॉक जिसका मास कितना है कैपिटल M, और इस फ्लोर के लिए F मैक्सिमम कितना है 4 न्यूटन। तो आप कहोगे कि इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स स्टैटिक कंडीशन में कितना लगेगा, 0 न्यूटन टू 4 न्यूटन। अब आपको ये कंडीशन है, अब बताइए क्या करोगे? बहुत आराम से काम करो, बहुत आराम से। F मैक्सिमम कितना 4 न्यूटन, इसका मतलब जो फ्रिक्शनल फोर्स लग सकता है वो कितना, 0 न्यूटन से 4 न्यूटन। आपने कहा एक बार 3 न्यूटन अप्लाई करता हूं, कर लीजिए। फ्रिक्शनल फोर्स यहां से बैठा बैठा देखेगा, अच्छा अप्लाइड फोर्स 3 न्यूटन, चलिए हम कहां से कहां तक बदल सकते हैं, 0 से 4, अपनी वैल्यू को फटाक से करेगा कितना, 3 न्यूटन। अब बताओ रिजल्टेंट कितना, 3 माइनस 3 0, FR कितना 0, और बॉडी ट्रेवल नहीं करेगी, इट विल नॉट मूव। चलिए इसको उठा के कर देते हैं 3.8 न्यूटन। फ्रिक्शनल फोर्स कहेगा कहां से कहां तक जा सकते हैं, अपोज करना है, 4 न्यूटन तक तो लड़ाई करेंगे। इसने कहा अच्छा दुश्मन 3.8 न्यूटन, हम भी 3.8 न्यूटन, रिजल्टेंट वापस कितना 0। इसने कहा हम 3.9 न्यूटन, दुश्मन ने ताकत बढ़ाई, फ्रिक्शनल फोर्स ने कहा हम भी 3.9 न्यूटन, रिजल्टेंट फिर से कितना 0। इसने फिर ताकत बढ़ाई 4 न्यूटन, इसने भी अपनी ताकत बढ़ा दी और 4 न्यूटन। लेकिन अब इस फ्रिक्शन फोर्स को पता लग गया कि मैंने पूरी ताकत झोंक दी है, अब यदि अप्लाइड फोर्स बढ़ गया तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो यदि यहाँ अप्लाइड फोर्स 6 न्यूटन लगेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स 4 न्यूटन, ये 7 न्यूटन लगेगा तो भी फ्रिक्शनल फोर्स 4 न्यूटन, ये 100 न्यूटन लगेगा तो भी फ्रिक्शनल फोर्स कितना 4 न्यूटन। क्यों? क्योंकि ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। आ गई आपको मेरी बात समझ में, सबको क्लियर हो गया? तो अब आप मुझे बता सकते हैं कि सर ये जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स है ये आपका हमें ये इन्फॉर्म करता है कि हमें बॉडी को ट्रैवल करने के लिए इस फोर्स से ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और यदि इस फोर्स के बराबर या इससे कम फोर्स लगाया, इफ द फोर्स इज इक्वल्स टू दिस और लेसर देन दिस, तो हमारी बॉडी ट्रेवल करने वाली नहीं है। अच्छा, कुछ चीजें पे बोलते चलिए। अप्लाइड फोर्स F और F मैक्सिमम, मैक्सिमम ये क्या है आपका, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स।
अप्लाइड फोर्स एंड मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। लेट सपोज कोई मुझे कहता है लेट इट इज इक्वल्स टू सर इट इज 2.5 न्यूटन। तो बच्चे ने सबसे पहले कहा कि सर फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू 0 से लेकर 0 न्यूटन टू 2.5 न्यूटन। पक्का? मीन्स ये मैक्सिमम कितना हो सकता है यहां पे, एफ मैक्स इज इक्वल्स टू 2.5 न्यूटन। तो जब भी आपका अप्लाइड फोर्स मोर देन फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम होगा, देन बॉडी विल ट्रेवल। एग्रीड? और यदि कोई मुझे कह दे दैट एफ इज लेसर देन और इक्वल्स टू एफ मैक्सिमम, देन बॉडी रिमेन्स स्टेशनरी। कंसेप्ट क्या हो गया, जल्दी बताओ। अप्लाइड फोर्स इफ इट इज ग्रेटर देन मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, देन बॉडी विल मूव, मोशन, and in this case it remains stationary. वापस से एक बार एग्जाम्पल से करते हैं। कितना वैल्यू लिया है आपने, 2.5 न्यूटन। Newton, yes body will travel. 4 Newton, yes body will travel. 10 Newton, yes body will travel because F maximum कितना है, 2.5 Newton। तो जब भी आपका F applied force इस 2.5 न्यूटन से ज़्यादा होगा, बॉडी ट्रेवल करेगी। और अप्लाइड फोर्स सपोज कोई कहता है 2 न्यूटन, 1 न्यूटन, 0.5 न्यूटन, 1.2 न्यूटन, तो जब भी अप्लाइड फोर्स आपके फ्रिक्शनल फोर्स से, कौन से, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स से कम होगा, तो बॉडी क्या करेगी, ट्रैवल नहीं करेगी। जैसे सपोज अभी उठा के मैं बात करूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां मेरा अमेजिंग इंटेलिजेंट फ्रिक्शनल फोर्स बैठा हुआ है। कितना है उसका मैक्सिमम वैल्यू, 2.5। हम सब लोग जानते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग सकता है, 0 to 2.5, और इसको कहते हैं स्टैटिक। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कहां से कहा जाता है, ये स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स विल गो फ्रॉम 0 to 2.5। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, 2.5। अब आपने उठा के लगाया यहां पे 1 न्यूटन, वो कहेगा 1 न्यूटन डिस्टर्ब करने आया, तो ये कितनी सेना भेजेगा, 2.5 में से ये 1 न्यूटन भेज देगा, कहानी खत्म। ये उठा के कहेगा 1.8 न्यूटन, अच्छा कितना अप्लाइड फोर्स 1.8 न्यूटन, हम कितना हैं, 2.5 तक जा सकते हैं सर, चलो भेजो 1.8, ये 1.8 भेज देगा, दोनों कैंसिल, नो मोशन। अच्छा अब ये हो गया आपका 2.5 न्यूटन। अप्लाइड फोर्स कितना, 2.5। फ्रिक्शन पूछेगा कितना, तो ये कहता है हम 2.5 तक भेज सकते हैं सर, 2.5 न्यूटन की सेना भेज के अपोज कर सकते हैं, वी आर हैविंग दिस मच ऑफ स्ट्रेंथ, 2.5 न्यूटन। रिजल्टेंट फोर्स कितना, 0, बॉडी विल नॉट ट्रेवल। बट अब आपका अप्लाइड फोर्स हो गया 3 न्यूटन, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स कहेगा सर वी कैन नॉट, इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। अब रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा, 3 - 2.5, 3 - 2.5 दैट इज इक्वल्स टू 0.5 न्यूटन। तो रिजल्टेंट फोर्स अब 0.5 न्यूटन लगेगा और वो बॉडी को क्या करवा देगा, ट्रेवल करवा देगा। ठीक है, अब मेरे साथ रिपीट करो कि बॉडी कब तक ट्रेवल नहीं करेगी, जब तक अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल हो या छोटा हो। इफ फर्स्ट स्टेटमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा बहुत बढ़िया, अच्छा लगा, चलिए। इफ
applied force is equals to or lesser than maximum static frictional force, the body will not move. If applied force is equals to or lesser than maximum static frictional force, the body will not move. If applied force is greater than maximum static frictional force, if applied force is greater than maximum static frictional force, the body will move. ठीक है, इस पे एक DPPS देने वाला हूं आपको, उसको कीजिए और मजे